हमारी आपसे विनती है कि इस एपिसोड को लाइक करके यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। नदीम जावेद साहब को दावत देना चाहता हूं। दोस्तों, नदीम जावेद साहब की शख्सियत और उनका कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उनके साथ मुझे डिनर का इत्तेफाक मिला तारिक भाई के तवस्सुस से, और मेरे दिल में बहुत सारे सवालात थे, कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी। मैंने खूब जम के अपनी भड़ास निकाली लेकिन नदीम भाई की शख्सियत आप देखिए, उस आदमी ने एक लफ्ज उफ तक नहीं कहा और संजीदगी के साथ सुनते रहे और उसके बाद खामोशी से एक एक करके जवाब भी दिया। तो एक इस तरह की संजीदगी और इस तरह की मतानत अगर आज की हमारी क़यादत में होगी तो मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें नदीम भाई जैसे युवराज की जरूरत है। मैं आपको दावत दूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें। नदीम जावेद साहब, आज के प्रोग्राम के रूह रवां और मेरे बहुत ही अजीज भाई अहमद साहब, शाहिद भाई जो इसकी सदारत फरमा रहे हैं, मोहतरम फिरोज बख्त साहब, मेरे बहुत ही अजीज़ भाई जो लखनऊ से चल के तशरीफ़ लाए तारिक सिद्दीकी साहब, मोहम्मद अतहर साहब, नितिन गुप्ता जी, हाफिज़ मुफ्ती सुफियान साहब, सिराज अब्बासी साहब, दीगर मौजूद हजरात, यहाँ मौजूद बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बहनों, मीडिया के साथियों, बेहद आलमाना और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू अब तक हुई है और इतनी आलमाना और अदबी गुफ्तगू के बाद बात करना सच में एक मुश्किल काम है। देखना तकरीर की लज्जत की जोश ने कहा, हमने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। बहुत संजीदा माहौल है और मैं इसलिए उसको थोड़ा किसी का एक शेर सुनाते हुए बात को शुरू करता हूं और फिरोज भाई ने जो बात की थी उसको अपने आप को वहीं से कनेक्ट करता हूं। चूंकि मौलाना आज़ाद का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने हवाले से भी ये कहा कि वो भी एक तरह से मौलाना ही है, दाढ़ी नहीं है, टोपी नहीं है, लेकिन वो मौलाना है। तो उसी वक्त मुझे किसी का शेर याद आया कि ये रिंद और पैमाना, लाहौल वाला कुव्वत, मैखाने में हजरत मौलाना, लाहौल वाला कुव्वत। और शेर आगे का ये है कि जो जन्नत का जो पहरेदार है उसका नाम रिजवान है। तो आगे का शेर सुनिएगा कि ये रिंद और पैमाना, लाहौल वाला कुव्वत, मैखाने में हजरत मौलाना, लाहौल वाला कुव्वत। जन्नत में तो हमने रिजवा को बुलाया था, आई मगर रिजवाना, लाहौल वाला। बहरहाल ये तो एक लाइट नोट पे बात हो गई है, बात थोड़ा दूसरी तरफ की जाए। और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक दिया है भाई ने हमारे। क्यों दिया है मैं इस पर सवाल बिल्कुल नहीं खड़े करूंगा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और जरूरत है कि हैज मुस्लिम लीडरशिप फेल्ड। बहुत शानदार टॉपिक है और इसके लिए घंटों घंटों जरूरत है, इसके फेवर में भी बोलने के लिए और इसके मुखालिफत में भी बोलने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जिंदगी का एक नजरिया फिक्र है, जिंदगी की एक फिलॉसफी है कि जो इंसान का जो वक्त होता है, जो गुजर रहा होता है, उससे इंसान मुतमईन नहीं होता है। जो गुजर चुका होता है उसके बारे में इंसान कहता है कि वो बड़ा अच्छा वक्त था जो गुजर गया, और जो आने वाला वक्त होता है उससे इंसान डरा होता है। कभी भी आप अपनी जिंदगी को जब सोचेंगे तो आपको लगेगा कि जो गुजर गया, खा अच्छा हो कि बुरा हो, लगता ठीक था। जो गुजर रहा है, अरे साहब ये तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं, ऐसा हो जाता तो काश ऐसा हो जाता। और आने वाला वक्त कैसा होगा, हम हमेशा डरे रहते हैं। जिनको हम छोड़ चले वो जहां कैसे है, शाखे गुल कैसी है, खुशबू के मकान कैसे है, ए सबा तू तो उधर ही से गुजरती होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशान कैसे। अब हिंदुस्तान की तारीख के हवाले से बात की जाए। फिरोज भाई ने आज़ादी के मूवमेंट की बात की और आज़ादी का जब पूरी तहरीक चली और ख़ासतौर से 1919 में जब खिलाफत मूवमेंट से महात्मा गांधी जुड़े और फ्रीडम मूवमेंट के साथ उस वक्त का हिंदुस्तान का मुसलमान जुड़ा, तो उसके बाद से मेन स्ट्रीम मूवमेंट शुरू हुआ। और उस मूवमेंट के बाद दो नजरिए फिक्र। बड़ी कमाल की बात है कि मौलाना आज़ाद, जिनका जिक्र आपने बार बार किया और जिन्होंने 1947 में दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद पर खड़े होकर कहा कि कोई फरिश्ता आसमान की बुलंदी से उतरे और ये कहे कि हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएगा और ये मुल्क आज़ाद हो जाएगा, मैं ऐसी आज़ादी को ठोकर मारता हूं, मुझे ये आज़ादी तस्लीम नहीं। मौलाना थे, सुबह 4 बजे उठते थे, जेल में काली चाय पीते थे,
14 साल की उम्र में अल हिलाल जैसी मैगजीन मौलाना ने निकाली। इतना बड़ा मुफक्किर, इतने बड़े शायर, इतने बड़े अदीब, और मौलाना महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के नजरिए फिक्र के साथ खड़े रहे, जो आज के इस मुल्क का चैलेंज है, आज के इस मुल्क को बचाने की जरूरत है। एक और नजरिया फिक्र था, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि अभी आजकल बवाल बहुत बचा हुआ, उनका नाम ले लिया जाए तो। बहुत बड़े प्रोग्रेसिव थे, अंग्रेजी बोलते थे, सूट पहनते थे, टाई लगाते थे, और उन्होंने एक नजरिया फिक्र इसी मुल्क के अंदर खड़ा किया और इस मुल्क को बांट दिया मजहब के नाम पर। एक बड़ी कमाल की बात है कि मजहब के नाम पर बांटा, लेकिन जुबान के नाम पर वही जो मुल्क बना 1971 में, उसके दो टुकड़े हो गए, दो अलग अलग मुल्क बन गए। तो मैं समझता हूं कि जो चैलेंज है आज की लीडरशिप का, वो इस मुल्क के कंपोजिट कल्चर को बचाने का है। और हम समझते हैं कि हमारी कौम ने, मुसलमानों की आवाम की मैं बात कर रहा हूं, कभी हैदराबाद जैसी आवाज के साथ नहीं खड़ी। हमारी कौम तो हमेशा सेकुलर लोगों के साथ खड़ी रही, वो कांग्रेस हो, वो बीएसपी हो, वो समाजवादी पार्टी हो, वो जनता दल हो, वो कम्युनिस्ट पार्टी हो। कभी किसी ऐसी आवाज के साथ जो नफरत की बात करती हो, कभी इस मुल्क का मुसलमान न खड़ा था, न खड़ा है और न खड़ा रहेगा। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि जो हमारा कौमी यकजहती का, जो हमारा कंपोजिट कल्चर और भाईचारा है, उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। अब कुछ जमीनी हकीकत पे बात हो जाए, मुस्लिम लीडरशिप पर सवाल बहुत होते हैं हमारे, और आपने बहुत सही कहा। मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहा हूं 10-12 साल। हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं थी जहां की स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ाने का मौका नहीं मिला। कई सारे साथी हमारे बैठे हुए हमें जानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव 2003 से 2009 का कोई ऐसा चुनाव नहीं था जो मैं उसका एक बड़ा अहम हिस्सा था। मैं कांग्रेस की स्टूडेंट विंग का ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट था। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी रहा। पोस्टर स्टिकर लगाने से लेके, कॉलेज की कैंपेन से लेके, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर जेएनयू तक, और जेएनयू से लेकर आसाम तक, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पूरा देखा है। खुद चुनाव लड़ा। इसमें कितने सारे साथियों ने चुनाव शायद लड़ा है, नहीं लड़ा है, मुझे जानकारी नहीं है। एमएलए का चुनाव भी लड़ा, 2012 में जीता। 3000 वोट, तारिक भाई जानते, 3000 वोट आती थी। 45 दिन के अंदर हम लोगों ने 50,000 वोट लिया और चुनाव में जीता। जब जमीन पर चुनाव लड़ने जाइए, सबकी दूसरों की छोड़ो, और दूसरों की लीडरशिप कैसे खड़ी होगी इस पर बात ही नहीं करनी, अपनी बात कर लीजिए। नीचे जाइए तो ये शिया है, तो ये सुन्नी है, तो ये देवबंदी है, तो ये बरेलवी है, तो ये वहाबी है, तो ये जमाती है। इनकी टोपी लंबी है, उनकी टोपी छोटी है। ये शुरू हो जाता है। यहां तक बात होती तो चलिए वो भी समझ में आता है। किसी गांव में चले जाइए, और गांव में जाइए तो हर गांव में मुसलमानों के, खान साहब लोगों के, सैयद साहब लोगों के, अंसारी भाई लोगों के 3 ग्रुप है प्रधानी के चुनाव में। एक साहब के अगर आप चले गए तो यकीन जानिए कि 2 लोग तो आपके सलाम का जवाब भी देने को तैयार नहीं। वो कह दिया फलाने के साथ है तो अब हम दूसरे के साथ ऐसे ही होगा। तो जो नीचे के जमीनी चैलेंजेस हैं, उनके साथ आप कैसे खड़े होंगे? इस बार भी हमें 80,000 वोट मिला है ईस्टर्न यूपी में, सबसे ज्यादा पूरे ईस्टर्न यूपी में। मगर हम, और मैं बड़ी ईमानदारी से, कि कोई एक आदमी, मैंने कहा जौनपुर में खड़ा होकर कह दे कि मैंने 25 पैसे भी लिए हैं तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, कोई बाई का लाल नहीं खड़ा होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया, जब मोदी ने कहा शमशान और कब्रिस्तान, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स ने बड़ी स्टोरी लगाई। मैंने सबसे बड़ा जो शमशान था रामघाट, उसको बनवाया था। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं चैलेंज ये है कि इतना करने के बाद भी समाज का जो बड़ा तबका है, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, वो भी पोलराइज हो रहा है। और वो ये कह रहा है साहब फलानी कम्युनिटी के आप हैं, इसलिए हम आपको वोट देने को तैयार। तो ये चैलेंज है। फिरोज भाई, हम कितनी भी मोहब्बत की बात करें, सवाल इस बात का है कि अगर कुछ ताकतें इस मुल्क में राइट विंग है, वो मैं दोनों राइट विंग की बात कर रहा हूं, दोनों एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस की बात कर रहा हूं, वो राइट विंग है, एक दूसरे को ताकत देते हैं। एक दूसरे को, अगर वो सूट वाले जो जिन्होंने देश बनाया और जो लोग देश में हैं, वो तो दोनों 2 नेशन थ्योरी के साथ थे, और उसी तरह का नजरिया नीचे भी है। आप कितना भी काम कर लो, मुस्लिम लीडरशिप के सामने ये चैलेंज होता है कि जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। अब सवाल ये है, हम अगर अपनी पार्टी से हैं और हमें पार्टी खड़ी कर रही है, तो हमारी ये मजबूरी है और हमारी ये ज़रूरत है कि पार्टी की वॉइस को हम ताकत देंगे। आप समाज बसपा में हैं तो आप बसपा की बात करेंगे, मायावती जी की बात करनी पड़ेगी। मैं कांग्रेस में हूँ, मैं कांग्रेस की भी बात करूँगा। लेकिन क्या
पार्टी फोरम के अंदर हम अपनी बात को और अपने लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं, और हम करते हैं तो कैसे करते हैं। जब मेरा ये तजर्बा, चूंकि मैं स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट था, तो राहुल गांधी हमारे इंचार्ज थे, हमारे इमीडिएट बॉस थे, तो 2 साल हमने पूरे देश में गवा उनके साथ। लीडरशिप से जब आप बात करेंगे तो आपको बड़ी लॉजिकल बात करनी पड़ेगी। हवा में नहीं कि साहब हमारी कौम बहुत परेशान है। अरे भाई, हमारी कौम की ये हालत है, उसका डेटा ये है, उसकी ज़रूरतें ये हैं, उसके चैलेंजेस ये हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे ये परेशानी हो सकती है। क्योंकि अगर पूरा मुसलमान ही इस मुल्क में पीछे हो गया तो हालात तो इस मुल्क के बहुत ख़राब हो जाएंगे। अगर आपको सच में इस मुल्क को ठीक करना है तो इस मुल्क के मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, क्रिश्चियन को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप सोचोगे कि उनको छोड़ दे तो ये होने वाला नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, मैं माजरत चाहता हूँ, बड़ी लंबी बात ऑलरेडी हो चुकी है। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त आपसे करना चाहता हूँ कि जो जहाँ, मैं समझता हूँ मीडिया के साथ ही ये लीडर है, ओपिनियन मेकर है। आप तो एक कलम लिख देंगे, लाखों लाख लोग पढ़ेंगे। आपकी वेबसाइट पे अगर किसी के बारे में कोई बात करती, वो ओपिनियन बनाती है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, जितने सारे लोग बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग ये 1 लाख की मीटिंग है। हर साथी का अपना ओपिनियन है, उसकी अपनी समझ है, उसका अपना नजरिया फिक्र है। वो लिख सकता है, वो बोल सकता है, वो कह सकता है, वो समाज का माहौल बना सकता है, ओपिनियन बना सकता है। तो जितने सारे लोग बैठे हैं, ये इस इंटेलेक्चुअल जो थॉट प्रोसेस है और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, उसका हिस्सा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने आज सब्जेक्ट दिया है, इस बात के लिए ख़ास तौर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके उस जज्बे को भी सलाम करता हूँ कि आपने हम सब लोगों को मदऊ किया और हम सब लोगों को ये फोरम प्रोवाइड किया कि हम अपनी बात को कम वक्त में ही सही, एक साथ वक्त को दिक्कत पढ़ लेते, वाव को दाल पढ़ लेते, तो कम वक्त में ही सही आपने हमको अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं बेहद शुक्रिया करता हूँ, और तमाम लोगों का जिन्होंने हम लोगों को इतनी देर तक बर्दाश्त किया, उनका ख़ास तौर से शुक्रिया करता हूँ। और फैज़ की एक नज़्म सुना के बात को ख़त्म करता हूँ कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदे सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, निजात दीदा दिल की घड़ी नहीं आई। शुक्रिया।